मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैथ के हम 30 प्रश्न लेने जा रहे हैं जो सीटेट में आएंगे आपके। बहुत ही हेल्पिंग वीडियो है और पूरा वीडियो देखिएगा। आप कितने प्रश्न इसमें से सॉल्व कर पाते हैं और कितने आपको नहीं आते हैं, उन्हें आपको तैयार करना है। तो पहला प्रश्न दिया है आपको कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे या उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर या उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर या उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों को अपना सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है कि उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेज दिया जाए, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। इसमें दिया गया है कि अधिगम जो विशिष्ट छात्र हैं उन्हें सामान्य छात्रों के साथ सेम कक्षा में और सेम समय पर और सेम पढ़ाया जाए। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दिया है कि कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणज इस प्रकार किया है, जो आपको नीचे दिखाया गया है। ये इस प्रकार उसने गुणा किया है। अब आपको बताना है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। साहचर्य सिद्धांत का प्रयोग किया है या पुनरावृत्त योग का प्रयोग किया है, प्रतिलोम गुणज का प्रयोग किया है या वितरण सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साहचर्य सिद्धांत का प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 33। आपको दिया है कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है? वर्ग, समावेश, संरक्षण, मापन या वर्गीकरण। आपको आंसर देना है क्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका मापन नहीं है। चलिए ये प्रश्न करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन हैं। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संख्यांक जानते हैं, जैसे आपकी मान लीजिए कोई संख्या 12 है, तो 12 को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को हम इन डंडियों के तौर पे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को हम और भी तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो ये संख्यांक है हमारा। तो पहला हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। और एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ किया नहीं गया है, 12 को विभिन्न तरह से प्रदर्शित किया गया है। तो ए और बी हमारे दोनों क्या होंगे? शुद्ध होंगे। तो तीसरे के साथ हम जाएंगे, ये दोनों ही क्या होंगे? हमारे सही होंगे। चलिए 35 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना या पक्षांतरण करना। तो क्या है इसमें से? क्या नहीं है? कंठस्थ करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दिया है कि योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। तो देखिए जब पहली में 15 हैं और दूसरी में 17 हैं, इन दोनों को ऐसे ही मिला दिया गया, तो इनका जो योग होता है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चयन कहते हैं। और जो नेक्स्ट आपका जो नीचे दिया गया है कि एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई। क्या होगी? 375 रुपये की वृद्धि हो गई। तो इसे क्या कहते हैं? देखिए बजट के बाद वृद्धि हुई है। अब जब बजट के बाद वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर्धन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे। तो दिया है ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना इसे। दिया है कि प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार मापन के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो दिया है उसने कि आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान से पहले आती है। बिल्कुल नहीं। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। बिल्कुल नहीं।
लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, बिल्कुल गलत है। तो भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप लोग। दिया है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है? तो दिया है पहला ही आपका सही हो जाएगा, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। इसमें आयतन दिया है, ये आप नहीं निकाल सकते। आयतन दिया है, ये भी नहीं हो सकता। आयतन इसमें भी दिया है, ये भी नहीं हो सकता। तो पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आपको प्रश्न दिया है 39। दिया है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? चित्रांकन करना, पीछे से हल करना। तो पीछे से हल करने का मतलब क्या हुआ? पीछे से कोई चीज़ हल होती है, ये गलत है। रट लेना भी ये गलत है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देना, बिल्कुल सही है। कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण देना, बिल्कुल गलत है। प्रत्यय, त्रुटि, विधि, चित्तावरण, ये बिल्कुल गलत है। रट लेना, कंठस्थ कर लेना। वान हेले के स्तर किस विकार की अवधारणा का यानी किस विकास की अवधारणा का संकेत करते हैं? वह है स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न या संख्या की संकल्पना। तो क्या है? ज्यामितीय चिंतन। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए या गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए या छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए? तो 41 का आप लोग आंसर देंगे, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। क्या? प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणज जैसे कि आपको दिया है 0.3 गुणा 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर या डायनेस ब्लॉक्स? तो कौन सा होगा? जाहिर सी बात है कि ग्राफ पेपर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आपको दिया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभा या प्रभावशाली योजना नहीं है? बताएंगे आप लोग। दिया है कि विद्यार्थियों को त्रुटियों को जानकर विश्लेषण किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो। अधिक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो, बिल्कुल गलत है। मुख्य समूह संचालन करने का योग्य हो। तो देखिए सबसे ज़्यादा गलत क्या है कि मुख्य समूह संचालन का योग्य हो, ये सबसे ज़्यादा गलत है। 1 से 2 उत्तर तो आ ही सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गलत है। बताइए गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है, आपको बताना है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय की कठोरता से पालन करना। देखिए आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं और समय की कठोरता का पालन से करेंगे तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो बार बार पूछेंगे, तो आपको बार बार बताना पड़ेगा। और नई विधि है और नई संकल्पना है, आप नई संकल्पना को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लेंगे तो इसमें कठोरता से पालन ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल इसकी विशेषता बिल्कुल नहीं होगी। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप केंद्रित होना हो सकता है। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना बिल्कुल है। और एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना बिल्कुल है। जोड़ना हम उसे कैसे सिखा सकते हैं? हम 2 वस्तुएं लेके और 2 वस्तुओं को 2 वस्तुएं ऐसे दिखा के जो एक ग्रुप में कर सकते हैं कि ये 4 हो गया, सिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग। दिया है 47वां प्रश्न है कि 2, 3, 4, 6, 7 और 8 अंकों को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है और योग का अधिकतम संभव संख्या होगी। यानी हमें सबसे
अधिकतम संभव संख्या निकालनी है, यानी हमें ऐसे अंक रखने हैं कि जिनका मान सबसे ज़्यादा आए। तो चलिए रखिए। तो देखिए सबसे पहले सैकड़ा का स्थान है, इसमें हम सबसे बड़ी संख्या रखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 8 है। और दूसरा भी सैकड़ा का स्थान है, इस पर भी हम सबसे बड़ी संख्या रखेंगे, क्या है 7 है। अब हम तीसरे पर भी रख लेते हैं, तो क्या है यहाँ पे हम 6 रखेंगे। ऊपर हम क्या रखेंगे सबसे बड़ी 4 रखेंगे। दहाई के अंकों पे दोनों सबसे बड़ी हो गई। फिर यहाँ पे क्या बचा 3 बचा और 2 बचा। इन्हें हम जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। 6 4 10 का 0 यहाँ से लाइए 8 और 8 16, तो कितना हो गया 1605 आंसर। चलिए दीपा ने एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार हैं। जो पत्र का भार है उसने कहा है कि पहला है कि 20 ग्राम या उससे कम का आपका पत्र का भार होगा, उसका हम 5 रुपये लेंगे। और यदि 20 से अधिक, यानी आपका 20 से अधिक लगता है आपका, तो क्या कीजिएगा कि आप जैसे आपका 30 ग्राम है या 40 ग्राम है या 30 ग्राम है या 35 ग्राम है, तो हमें 2 रुपये अतिरिक्त दे दीजिएगा, हमें और ज़्यादा भार नहीं चाहिए। ऐसे ही पार्सल का है 50 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपये लगेंगे, और अतिरिक्त भार है 50 ग्राम से तो 3 रुपये लगेंगे। अब दीपा को 2 पार्सल हैं, एक 250 ग्राम का है और एक 300 ग्राम का है। तो 250 ग्राम का पार्सल है, तो 250 ग्राम को आप 5 भाग में बदलिएगा। कैसे 50 का 1 भाग, फिर 50 का 1 भाग, फिर 50 का, फिर 50 का, फिर 50 का, ये 5 हो गए। तो पहले पे तो लगेंगे आपके कितने 5 रुपया, और बाकी के पे कितने लगेंगे 3 लगेंगे। कितने लगेंगे 3 लगेंगे। तो कितने हो गए 3 को 12 और 5 17, तो टोटल कितने हो गए आपके पहले पे 17 हो गए। ऐसे ही आपको ये 300 दिया है, तो 300 में पहले पे लगेंगे आपके 5, और बाकी के जो आपके 5 बचे हैं इस पे क्या लगेंगे 3 लगेंगे। 3 गुणे 5, तो 5 तिया 15 और 5 20, 17 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ऐसे ही उसने 2 पत्र और हैं उसके पास, 2 पत्र हैं। एक 20 ग्राम का है तो इस पे 5 रुपये लगेंगे, और एक 35 ग्राम का है तो इसमें 20 ग्राम के पे तो 5 रुपये लगेंगे, और बाकी के जो अतिरिक्त 15 ग्राम है उस पर 2 रुपये लगेंगे। 5 5 10 2 12, 12 इसमें जोड़ दीजिएगा, कितने हो गए 49। कितने हो गए आपके ये 49। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 49, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो 49 प्रश्न आपको दिया है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर से वही 50 में से वही पूर्ण संख्या घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है, तो बताइए। तो दिया है सबसे पहले कि 50 में एक संख्या हमने जोड़ी और उसने कहा है कि 50 में से ही हमने एक संख्या घटा दी, तो x से x कट जाएगा, दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 100। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको दिया है कि चेन्नई से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। नई दिल्ली आगमन नहीं दिया है, लेकिन प्रस्थान करती है 15 बजकर यानी 3:55 पर। ये रेल की सारणी दी है आपको। और भोपाल दिया है कि 23:55 पर जाती है और 0:05 पर प्रस्थान करती है, यानी आती है और इतने पर प्रस्थान करती है। और दिया है कि नागपुर 5:25 पर आती है और 5:35 पर चली जाती है। ऐसे ही विजयवाड़ा से है 14:15 पर आती है और 14:30 पर चली जाती है। ऐसे ही चेन्नई का हाल है 20 पर आती है और समाप्ति हो जाती है। तो उसने पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से हमारा पहला कथन सही है, आप लोग घटा के निकाल लेंगे इसको, कि नागपुर से चेन्नई जो आपका दिया है ये 15 घंटे 10 मिनट का है। चलिए 51वां प्रश्न दिया है आपको 51। कौन सी अवरोही क्रम को निरूपित करता है। अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है कि बढ़ते से घटता क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते से ऊपर जाना है, घटते से यानी 3 5 8 12 15 ऐसे ऊपर जाना है, ये आरोही होता है। और ये अवरोही, अवरोही बताना है कौन सा होगा। तो देखिए इसमें पहला ही आपका अवरोही दिया है, देखिए 30.5 है, फिर 3 दशमलव यानी 3.5 है, फिर इससे 0.3.055 है, फिर इससे भी ये कम है, इससे कम ये है और इससे कम ये है। तो पहला ही हमारा आंसर होगा। दिया है कि एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम
और 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना लिए, तो प्रत्येक पैकेट का भार बताइए। देखिए बताइए, तो सबसे पहले 3.5 kg है तो इसको हम ग्राम में बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5300 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये दिया है आपका 2200 हो जाएगा और 2100 ग्राम आपको दिया ही है। जब इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9600 हो जाएगा। अब इस 9600 के उसने कहा है कि 2 दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 पैकेट होते हैं, 2 दर्जन में कितने पैकेट होंगे 24 पैकेट होंगे। अब 24 से 96 को काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा 4 बार, 2 से 2 बिंदु उठा लीजिए, कितना हो जाएगा 400 ग्राम का एक पैकेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए उसने आपको एक बीकर दिया है, ये आप बीकर है, बीकर थोड़ा बड़ा है। इसमें उसने कहा है कि इसका जो भाग है 3/7 ये भरा है, ये पानी से भरा है, और जो बाकी का भाग कैसे निकालोगे, 1 में से 3/7 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। और ये जो आपका 4/7 है जो ये आपको भरना है, तो आपको कितने लीटर चाहिए 16 लीटर। तो 4/7 का मान आपको दिया है कितना 16 लीटर, और पूरा बीकर कितना होगा 1 होगा, 1 का मान निकालना है, 4 से 16 काट दीजिए, 4 भी कट जाएगा, ये 4 का भाग 7 का भाग गुणा इसमें कर दीजिएगा, 4 7 28 आ जाएगा। तो 1 का मान यानी पूरे टोटल बीकर का मान कितना आ गया 28 लीटर। बहुत समझ में आ रहा होगा, बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ आपको दोस्तों। चलिए, आशा के घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है, और प्रत्येक सप्ताह का क्या करती है कि सोमवार को 50 रुपये बचाती है, बुधवार को 100 रुपये बचाती है और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 230। लेकिन रविवार को क्या करती है 60 रुपये खर्च कर देती है, बराबर कितना हो जाएगा 170। कितना बचा 170। लेकिन वो कह रहा है कि 5950 रुपये बचाने हैं उसको, तो कितने दिन लगेंगे, 170 का भाग दे दीजिएगा, दिन आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 35, यानी 35 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ और मेरे कुल 9 गुणन खंड हैं, तो बताइएगा। सबसे पहले तो सार्वगुणज का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होगा एलसीएम यानी कॉमन फैक्टर एलसीएम। तो 3 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12। तो 12 का एलसीएम देखिए, 12 का एलसीएम यानी 12 का गुणज होना चाहिए। अब तो 12 का गुणज क्या है 24 भी है, 36 भी है, 48 भी है। सबसे पहले 24 ले लेंगे हम, तो 24 के फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे देख लेते हैं। पहला फैक्टर क्या होगा 1 24, 2 12, 3 8 3 24 और 4 6 24, तो कितने होगा ये 8 हो गए। तो ये नहीं होगा, हमें चाहिए फैक्टर 9। तो 36 के देख लेते हैं, 1 और 36, 2 18 दूनी 36, 3 12 36। इसके बाद क्या करेंगे 4 9, तो 8 हो गए, और एक क्या होगा 6 गुणा 6 36। तो कितने हो जाएंगे हमारे 9 गुणज हो जाएंगे। तो कौन सी संख्या हो जाएगी 36। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दिया है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, तो परिमाप क्या होता है, जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4a होता है, लेकिन इसकी वर्ग की भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा 10 गुणे 4 कर देंगे 40। लेकिन उसने कहा है इस वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दें, यानी 10 से 20 कर दें, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। पहले 40 था, अब 80 हो रहा है, कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। चलिए देखेंगे। अब दिया है कि निम्नलिखित में से किन अक्षरों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं, यानी जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सममिति होंगी तो वो अक्षर आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे x। देखिए अब x को अगर हम ऊपर से ऊर्ध्वाधर काटते हैं
तो जो आपका जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है दोनों बराबर हैं कि नहीं है। देखिए जैसा ये भाग है वैसा ही ये भाग है। तो ये ऊर्ध्वाधर, ये आपके ऊर्ध्वाधर तो हैं, तो x का ऊर्ध्वाधर तो मिल गया है। अब इसके बाद x का आप क्षैतिज भी देखेंगे। क्षैतिज मतलब ऐसे। अब ऐसे ऐसे काट रहे हैं आप, तो जो ऊपर का भाग है आपका ये बराबर है और नीचे का भाग बराबर है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ऐसे ही आप सी को काटते हैं तो सी को अगर आप क्षैतिज काटते हैं तो ऊपर नीचे का भाग तो बराबर होगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर काटने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा। ऐसे ही बाई का ये लेफ्ट और राइट तो बराबर होगा, लेकिन ऊपर नीचे का बराबर नहीं होगा। ऐसे ही उसका अगल बगल का बराबर होगा, ऊपर नीचे का बराबर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स। चलिए अब आपको क्या दिया है, आपको बाइनरी अंक दिए हुए हैं और आपको संख्या निकालना है, यानी दाशमिक प्रणाली निकालना है। और ये देखिए जो दाशमिक प्रणाली में आपका 10 होता है, बाइनरी में आपका जो लेते हैं 2 लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको बाइनरी संख्या दी है इसे हम लिख लेंगे। तो बाइनरी संख्या आपको क्या दी है? 1 1 0 1 1। अब क्या करेंगे कि हम राइट साइड से जाएंगे और लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे और 2 की घात चढ़ाते जाएंगे। देखिए 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, बीच में प्लस करते जाएंगे और यहाँ से अंक गिनेंगे 1 और इस पे घात चढ़ा देंगे 0। अंक दूसरा घात चढ़ा देंगे 1, अंक तीसरा घात चढ़ा देंगे 2, यहाँ पे 2 घात चढ़ाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ से ये अंक गिन ले 5 अंक हैं तो 0 से शुरुआत करेंगे। 1 2 ये और इस पे 3 और इस पे 4। अब इसका हम कर लेंगे, इसको करेंगे हम कितना आएगा? 16। इसको करेंगे कितना आएगा हमारा? 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको करेंगे कितना आएगा? 4। इसको करेंगे कितना आएगा? 2। इसको करेंगे कितना आएगा? 1। अब इसमें हमें जो ये संख्या दी है इनका गुणा करना है। तो 16 में जब आप गुणा करोगे 1 का तो क्या आएगा? 16 ही आएगा। 8 में जब गुणा करोगे 1 का तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। लेकिन जब 2 की पावर 2 इसमें 0 का गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। इसके बाद आप 1 का गुणा करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। इसमें 1 का गुणा करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। इसे जोड़ लेंगे हम। 8 और 2 10 और 1 11 और 16 कितने हो गए हमारे? 27 हो गए। तो जब हमने दाशमिक प्रणाली में बदला तो हमारा मान कितना आया? 27 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप लोग। 59 दिया है कि कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? तो पहला दिया है कि चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। डायरेक्ट आप श्यामपट्ट पर लिखोगे, हम ऐसा नहीं कर सकते कि कक्षा 3 के विद्यार्थी को समझा रहे हैं और डायरेक्ट हम श्यामपट्ट पर ऐसे चतुर्थांश 4 रेखाएं ऐसी खींच दें। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम ऐसी 4 रेखाएं खींच दें और विद्यार्थी को बता दें कि बेटा ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। वो क्या मतलब लगाएगा? तो ऐसा हमें नहीं करना है, सबसे पहले नहीं करना है। ठोस पदार्थ लेकर उसे छात्रों में बांटना। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं कि एक ठोस पदार्थ लेंगे हम उसे और उसके हम 4 टुकड़े कर लेंगे। ठोस पदार्थ लेंगे और 4 टुकड़े कर देंगे और चारों टुकड़ों को 4 छात्रों में हम बांट देंगे। तो ऐसा तो हम पहले कर सकते हैं। तो ये पहले हम क्या करेंगे? 4 बांट लेंगे। फिर हम चतुर्थांश को प्रदर्शित करने के लिए चित्र दिखाएंगे। अब जो हमने चित्र दिखाएंगे हम उसको एक चित्र जो हमने लिया है चतुर्थांश उसको हम चित्र दिखाएंगे छात्र के लिए। तो दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे? चित्र दिखाएंगे। अब हम तीसरे नंबर पर श्यामपट्ट पर प्रतीत बना सकते हैं। तो इस पर क्या होगा? बी हमारा सही होगा। सबसे पहले ठोस, उसके बाद चतुर्थांश चित्र दिखाना, फिर उसके बाद चित्र को श्यामपट्ट पर लिखना। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे। आपको दिया है 72 × 28 = 36 × 4 × कोई संख्या है। फिर तो रिक्त स्थान की संख्या बताइए। हमने मान लिया कि रिक्त स्थान की संख्या क्या है? x है। क्या मान लिया? रिक्त स्थान की संख्या x है। तो अब इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो सबसे पहले तो हम संख्या निकालेंगे ना। तो x बराबर क्या करेंगे आप? दिया है आपको 72 × 28 और बटे में क्या कर दोगे आप? 36 × 4। अब इससे 36 दूनी 72
और 4 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। तो ये 14 जो आपकी संख्या है ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। नहीं, सबसे पहले ए वाला ऑप्शन लेंगे तो देख लेंगे आप लोग। तो आपको ये जो 14 दिया है, ये 14 संख्या आपने निकाल ली। तो ये क्या है, 7 का गुणज है, बिल्कुल सही है। एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या तो नहीं है। 10 से कम है, हाँ 14 10 से कम है, बिल्कुल नहीं, 14 10 से कम तो है ही नहीं है। एक सम संख्या है, हाँ 14 से सम संख्या है। 56 का गुणज है, हाँ बिल्कुल है। तो क्या होगा, ए सही है और डी सही है और ई सही है। तो ए सही है, डी सही है और ई सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा, सही होगा। और ये हमारा आज लास्ट का प्रश्न था। तो इसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपने जो भी प्रश्न गलत किए हैं तो उस टाइप के आप कम से कम 10-12 प्रश्न लगाएंगे। ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपको जो प्रश्न जहाँ पर आपकी कमजोरी है उस कमजोरी को आप ठोस रूप में मजबूत करेंगे। तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए। और क्लास को देखिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर करें।